अच्छा, कहाँ पे छोड़ा था हमने? कुछ पढ़ा भी था या कुछ किया भी था या कुछ नहीं? हाँ, हमने ये किया था स्पेशल, ये वो उसकी सर्कल की इक्वेशंस की थी, हाँ स्ट्रेट जी। लाइन की इक्वेशन की थी पोलर में, ये ग्राफ बनाने की कोशिश की। हाँ, ये लेक्चर पूरा ही कर लिया था हमने, ठीक है, आ गया याद। हाँ, यहाँ पे छोड़ा था मैंने आपको। तो मैंने आपको कहा था कि ये ड्रॉ करने की कोशिश करना, आर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा का ग्राफ था, जो आपको थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए थी ड्रॉ करने की। और ड्रॉ करना नहीं हो कैसे था? है? हो ही नहीं रहा था। नहीं होता। वो क्वेश्चन ही नहीं पता, उसका पता लग रहा था। जैसे ये बनी हुई है ना, आर इज इक्वल टू ए वन ओवर कोस थीटा, ये नहीं पता लग रहा। यही यही इक्वेशन है ना, इसके बगैर तो कुछ भी नहीं होना। तो ऊपर दिया ये ही नहीं हुआ था 30 सवाल। हाँ, उसने वो तो लिखा हुआ, उसने जरा गंदा हुआ है, लेकिन वो है यही कि इसको ड्रॉ करना है। तो करना कैसे है? जिस तरह पिछली बार किया था कि थीटा की वैल्यूज ले लो और थीटा की वैल्यूज इधर रखो। जैसे ये जीरो है ना, ये जीरो इधर रखो जरा। तो कॉस ऑफ जीरो क्या हुआ? कॉस ऑफ जीरो वन होता है। तो वन माइनस वन जीरो, ये सारा जीरो हो गया। तो ये जीरो आ गया। पाई बाय थ्री यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जब यहाँ पे रखते हो तो कोसाइन ऑफ 60 होता है हाफ, वन ओवर टू। तो वन माइनस वन ओवर टू हो जाएगा वन ओवर टू। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा ए ओवर टू। तो ये आंसर आ गया ए ओवर टू। पाई बाय टू यानी 90 जब यहाँ पे रखोगे तो कॉस 90 होता है जीरो। वन माइनस जीरो हो गया वन, और मल्टीप्लाई करोगे ए से तो जवाब आ गया ए। तो ये ए आया हुआ है। खैर, ये तुम पॉइंट्स लेते हो, लेके प्लॉट करना शुरू करते हो, तुम्हारे पास एक तस्वीर बनती। ये तो अगेन तुमने खुद ही करना है अभी। फिर अब आज जाके फिर कोशिश करना कि ये ड्रॉ करो। अब जिस तरह से तुमने कैलकुलस वन में याद किया हुआ था ना कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी हो तो स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो पैराबोला होता है। फिर इसी तरह सर्कल था। तो यहाँ पे तुम्हें ये याद करना है, और अब ये जरा कोशिश करना मेरे साथ चलने की, कि अगर r इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा है तो उस ग्राफ की शक्ल ये होती है। इसको कार्डियोइड बोलते हैं। ये दिल 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 बना हुआ है ना, तो वो कार्डियोलॉजी भी इसी से निकलता है कि वो शेप से निकलता है लफ्ज। तो इस कर्व को कार्डियोइड बोलते हैं। ये कैसे बनता है? ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा की इक्वेशन से। अच्छा, अब इसकी वेरिएशंस हैं। अगर वन माइनस कॉस थीटा की जगह वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा तो वो शेप उल्टी हो जाएगी, शेप इस तरह से हो जाएगी। ये याद करना है। ये याद इसलिए करना है कि तुम एग्जाम में बैठ के इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, तुम्हारे पास टाइम नहीं है कि तुम हाथ से इसको बैठ के पॉइंट्स लेके ड्रॉ करना शुरू, वो नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं है। तो अगर वन प्लस कॉस थीटा होगा तो शेप ये हो जाएगी। अच्छा, दो और वेरिएशन हैं। अगर साइन थीटा हो जाएगा तो वो इस एक्सिस पे आ जाएगा, रहेगा तो कार्डियोइड ही, लेकिन इस एक्सिस पे आ जाएगा। और अगर वन प्लस हो जाएगा तो इसी एक्सिस पे उसकी शेप रिवर्स हो जाएगी। ये कार्डियोइड है, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके बगैर तुम्हारा काम नहीं चल सकता। अच्छा, बाकियों के बगैर काम चल सकता है। बाकियों के बगैर ये है कि तुम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तुम उस वक्त भी ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा कर्व कहलाता है लिमाकॉन। लिमाकॉन जो है वो है कार्डियोइड ही, लेकिन उसकी शेप उतनी शार्प नहीं होती, मतलब वो जरा गोल सा होता है। अच्छा, अब ये कार्डियोइड क्यों है? क्योंकि जरा इसकी इक्वेशन देखो, ये आखिरी वाली देखो, ए माइनस बी कॉस थीटा। अगर मैं बी की जगह पे ए रख दूं तो ए कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा? ए इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये बिल्कुल वही बन जाएगा जो कार्डियोइड था। तो कार्डियोइड और लिमाकॉन में सिर्फ ये फर्क है कि पैरामीटर्स फर्क हैं, ए और बी जो दोनों जो कोफिशिएंट्स हैं वो फर्क है। और शेप में ये फर्क आता है कि कार्डियोइड की बहुत शार्प दिल जैसी शेप होती है और इसमें गोलाई होती है लिमाकॉन में। लेकिन लिमाकॉन अगेन मैं तुम्हें खुद कह रहा हूँ कि नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बस माइंड में रखना, लेकिन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। उसके बाद लेमन स्केट है। लेमन स्केट जनरली इक्वेशन ये होती है, ए स्क्वायर कॉस टू थीटा। और लेमन स्केट एट की शेप बनाता है। एट जो, सॉरी मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये वो एट जो डिजिट है ना उसकी शेप बनाता है। अगर इक्वेशन कॉस में है तो ऐसे बनता है, और अगर इक्वेशन साइन में है तो वो ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बना के देखना, लेकिन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ये किधर आ गया? अच्छा, ये तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा है, इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कार्डियोइड इंपॉर्टेंट है ना,
उस तरह इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं, इस पे बहुत एमसीक्यूज आते हैं। कार्डियोइड पे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुमने कार्डियोइड के ऊपर काम करना होता है, और इसके ऊपर बेसिकली एमसीक्यूज हैं। अच्छा, इक्वेशंस क्या हैं? ए साइन एन थीटा और ए कॉस एन थीटा, दोनों सेम बनता है कि ये, इसको रोज कर्व कहते हैं क्योंकि ये रोज की पत्तियां बनती हैं। अब इसमें याद करने वाला क्या है? अगर ये एन जो नंबर है, अगर ये ऑड है, यानी अगर फॉर एग्जांपल 3 है, एन की वैल्यू 3 है, साइन 3 थीटा है, तो जो एन की वैल्यू है उतनी पत्तियां बनती हैं। यानी अगर एन की वैल्यू 3 है तो 3 पत्तियां बनेंगी। अगर एन इवन है, ओल्ड में हैं? ओल्ड में सर जी जितनी एन की वैल्यू है। हाँ, अगर एन ऑड है तो जितनी एन की वैल्यू है उतनी पत्तियां बनेंगी। अगर 3 है तो 3 पत्तियां बनेंगी, 5 है तो 5 पत्तियां बनेंगी। अगर एन इवन है यानी एन 2 है तो फिर 2n होता है। यानी अगर n की वैल्यू 2 है तो 4 पत्तियां बनेंगी, अगर n की वैल्यू 4 है तो 8 बनेंगी। ठीक है, तो अगर ऑड है तो एग्जैक्टली उतनी पत्तियां बनती हैं, और अगर इवन है तो डबल हो जाती है। बनाने को तो मैं कोई नहीं कहता ये, लेकिन एमसीक्यूज इस पे होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल मैं तुमसे कहता हूँ कि तेरे पीछे बड़ा रोला है भाई, तो अगर मैं तुम्हें कहता हूँ कि ए साइन 5 थीटा, ए साइन 5 थीटा, तो तुम कहते हो कि एन ऑड है, मुझे समझ आ गई है कि एन जो है वो 5 है, तो मुझे पता है कि 5 पत्तियां बनेंगी। लेकिन अगर एन 6 होता, 6 थीटा लिखा होता, तुम कहते कि ये इवन है, और अब मुझे पता है कि 2n पत्तियां बननी है, यानी 12 पत्तियां बननी है। ये रोज कर्व है। स्पाइरल होता तो सबसे आसान है क्योंकि इक्वेशन बड़ी आसान है, r इज इक्वल टू ए थीटा। लेकिन जब बनाने बैठते हो तो पता चलता है कि इसमें मुश्किल क्या है। तो स्पाइरल कर्व कभी एंड नहीं करता। स्पाइरल कर्व ये होता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वैसे तो तुम्हें कम से कम इक्वेशंस सारी याद होनी चाहिए, लेकिन कार्डियोइड और रोज कर्व तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे पूरी किताब में। बाकी शायद कभी आ जाए, शायद नहीं। ठीक है। अच्छा, ये वो चीज़ थी जो हमारी पिछली दफा से रह गई थी, कि पिछली दफा ही कर लेनी चाहिए। अब सॉल्व करने हैं जनाब डबल इंटीग्रल्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हमने एक्स वाई के अंदर, कार्टेशियन के अंदर डबल वो इंटीग्रल सॉल्व किया। उसके कुछ रूल्स होते थे, कुछ ज्यादा रूल्स नहीं थे, सिंपल ही था। वैसे यहाँ पे भी कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसमें दो बातें हैं जो याद रखने वाली हैं भाई। जब तुम डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हो तो तुम्हें बेसिकली ये पता होना चाहिए कि तुम सॉल्व कर रहे हो डी आर डी थीटा को। ये बात क्लियर है ना? जिस तरह पहले करते थे तो डी एक्स डी वाई होता था ना, अब इसमें है डी आर डी थीटा। अब इसमें मेन गेम क्या होती है कि ये लिमिट्स निकालनी होती हैं कि आर की लिमिट्स क्या हैं, वाई थीटा की लिमिट्स क्या हैं, वो लिमिट्स कैसे निकलती हैं। जो भी एरिया ऑफ इंटीग्रेशन है उसको हाईलाइट कर लो, यानी जिस एरिया पे भी इंटीग्रेशन कर रहे हो उसको हाईलाइट कर लो। अब उसके अंदर से एक लाइन निकालो, इमेजिनरी लाइन कहीं से भी निकाल लो, ओरिजिन से निकालो, और सीधी एक लाइन बस उसके एरिया को काटती भी जाए। जिस जगह पे वो एरिया के अंदर एंटर होती है वो आर की लोअर लिमिट बन जाता है। यानी जो आर वाला इंटीग्रल है ना, उसकी एक लोअर लिमिट होएगी, एक अपर लिमिट होएगी। तो लोअर लिमिट कैसे निकलेगी कि जहां से वो एंटर होएगा और जहां से वो एग्जिट करेगा वो अपर लिमिट हो जाएगी। आर की लिमिट निकालना काफी आसान है। जो एरिया हाईलाइट हुआ है उसके अंदर से एक लाइन गुजारो, जिस जगह पे वो लाइन एंटर होती है वो R1 है लोअर लिमिट, जिस जगह से एग्जिट होती है वो R2 है अपर लिमिट। थीटा मुश्किल है। थीटा के लिए तुम्हें यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, जैसे एक्स एक्सिस के ऊपर एक लाइन रख लो और इस लाइन को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, यानी इस डायरेक्शन में घुमाओ। एक लाइन रख लो और इसको इस तरह से घुमाओ। एक खास एंगल आएगा जहां पे वो लाइन एरिया को टच करेगी, यानी एरिया को टच करना स्टार्ट करेगी, वो तुम्हारा θ1 होएगा, लोअर लिमिट थीटा। और फिर वो लाइन घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, घूमती जाएगी, जहां पे एग्जिट करेगी वो थीटा की अपर लिमिट होएगी। अगर तुम इंटीग्रल को कन्वर्ट कर रहे हो, हाँ ये भी जरा जरूरी है एक्चुअली, ये काफी जरूरी है।
लेकिन ये गलत है, इसमें आर भी होना चाहिए। एक सेकंड है ना, इसमें आर होना चाहिए यार। एक ये क्या चक्कर है? डेफिनेटली आर होना चाहिए, मिसप्रिंट है। चलो है तो है। बेसिक जो हमारा रूल होएगा ना वो ये चलेगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ बार बार कि गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे एक आर होना चाहिए एक्स्ट्रा। ओहो, बहुत खतरनाक है। यहाँ पे दरमियान में एक आर होना चाहिए, आर से मल्टीप्लाई होता है। यानी बेसिकली जो इधर चीज होती है ना वो ये होती है कि आर डी थीटा। थीटा कैसे बनाऊं, ये लिखना पड़ना है। अभी एक दो क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा। तो पहले फंक्शन होता है, जो भी फंक्शन है, फिर आर इंटू डी थीटा होता है। और इन लिमिट्स की मैंने अभी बात की है कि आर की लिमिट्स कैसे निकालते हो और थीटा की लिमिट्स कैसे निकालते हो। अब ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन है, फाइंड द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन फॉर इंटीग्रेटिंग कोई भी फंक्शन। उसने फंक्शन नहीं बताया हमें, उसने कहा कोई भी फंक्शन एफ है ओवर द रीजन आर दैट लाइज इनसाइड द कार्डियोइड एंड आउटसाइड द सर्कल। जिस तरह कैलकुलस 1 में होता था ना कि बिटवीन फलानी लाइन एंड फलानी लाइन अपर कर्व कौन सा है, लोअर कर्व कौन सा है, इस तरह की चीजें। यहाँ पे ये है कि वो कह रहा है दो चीजें हैं, कार्डियोइड है और एक सर्कल है। अब जो रीजन उसने डिफाइन किया है वो कार्डियोइड के अंदर है लेकिन सर्कल के बाहर है, आउटसाइड द सर्कल है। तो सर्कल बनाना तो बहुत ही आसान है ना, R1 रेडियस 1 का सर्कल बनाना तो बस ये है कि रेडियस 1 का सर्कल ड्रॉ कर दो, ये सर्कल ड्रॉ हो गया। कार्डियोइड तुम्हें बनाना आना चाहिए। कार्डियोइड उसने ड्रॉ किया और उसने कहा है कि ऐसा एरिया है जो कार्डियोइड के तो अंदर है लेकिन सर्कल के बाहर है। तो वो ये वाला सारा एरिया जो हाईलाइट हुआ हुआ है वो बनता है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यही लिखेंगे, जाहिर बात है कि ये फंक्शन तो हमें दिया नहीं हुआ तो वो एफ ही रहेगा, उसके आगे आर डी थीटा लिख देंगे, नो प्रॉब्लम। अब हमारा काम सिर्फ ये लिमिट्स निकालना है। हम एक इमेजिनरी लाइन लेंगे तो यहाँ पे एंटर होती है और यहाँ पे एग्जिट होती है। तो कहीं भी ले लो, इधर ले लो, ये लाइन इधर ले लो, जिधर मर्जी ले लो, लेकिन जहां पे भी ये एंटर होएगी वो सर्कल होएगा। सर्कल की बाउंड्री होएगी ना जिधर भी वो एंटर हो रही है। तो सर्कल की इक्वेशन है r इज इक्वल टू 1। तो हमारी लोअर लिमिट हो गई r इज इक्वल टू 1। और एग्जिट कहाँ करेगी, जिधर मर्जी लाइन लोगे वो कार्डियोइड में से ही बाहर निकलनी है। तो एग्जिट की हमारी बन गई r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारी r की लिमिट्स आ गई। r की लोअर लिमिट आ गई 1 और अपर लिमिट आ गई 1 प्लस कॉस थीटा। जो दूसरा काम जरा मुश्किल है वो ये था कि हमने कहा था एक्स एक्सिस पे एक लाइन लो और उसको पकड़ के इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। अब वो जहाँ पे एरिया में एंटर होती है, जहाँ पे एग्जिट होती है। मुसीबत यहाँ पे ये है कि वो तो एरिया के अंदर से ही लाइन शुरू हो रही है, एरिया तो दोनों तरफ उसके एरिया है। तो वो लाइन में घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, यहाँ तक ला के मैं कहता हूँ कि ये एरिया के अंदर एंटर होती है। तो ये एंगल बनता है π/2, 2π और 3π/2, यानी 270 डिग्री में घूमा हूँ। तो या तो 3π/2 कह दो जो बेहतर है मेरे ख्याल में, लेकिन बहरहाल उसने -π/2 कहा हुआ है, मतलब वो क्लॉकवाइज आ गया ना, तो उसने इस एंगल। तो इस एंगल से वो लाइन एंटर हुई है, यहाँ से एंटर हुई है और फिर एग्जिट कहाँ से हुई है, इसको घुमाई जो घुमाई जो घुमाई जो घुमाई जो घुमाई जो, यहाँ से एग्जिट होती है। तो अपर लिमिट जो है वो π/2 बनती है। अब एंड पे इंटीग्रल क्या बनेगा, इंटीग्रल ये बनेगा कि फंक्शन तो हमें पता ही नहीं है तो फंक्शन को हम फंक्शन ही लिख देंगे। आगे आता है आर डी थीटा, ये सारा हिस्सा फिक्स है। अब आर की लिमिट्स अंदर वाले इंटीग्रल पे आनी है और थीटा की लिमिट्स बाहर वाले इंटीग्रल पे आनी है। ये जरूरी नहीं है लेकिन जिस तरह से लिखा हुआ है उस तरह से तो फिर ऐसे ही होएगा। तो आर की लिमिट्स क्या थी, 1 और 1 प्लस कॉस थीटा, ये सर्कल था, ये कार्डियोइड था। और थीटा की लिमिट्स थी -π/2 से π/2, या रियली अगर मैं लिख रहा होता तो मैं इसको 3π/2 लिखता, मुझे मतलब आदत ऐसी है। पहले बड़ी बात,
काफी मुश्किल काम है क्योंकि बिल्कुल पहली दफा कर रहे हो। मुश्किल काम है सादी, हाँ जी, काफी पल्ले नहीं मुश्किल पड़ा काम है। मुश्किल है, बस ये पता लग गया अपर लिमिट लोअर लिमिट कैसे फाइंड करनी तो है। फिलहाल तो यही करना है, फिलहाल सिर्फ इतना ही करना है, अभी सॉल्व नहीं करना, अभी फिलहाल सिर्फ ये करना है कि आर की और थीटा की अपर लोअर लिमिट निकालनी है, ठीक है। अच्छा फिर आओ जरा एक और करो, देखते हैं क्या होता है। अच्छा अब ये प्रॉपर क्वेश्चन है, देखो इसमें उसने तुम्हें फंक्शन दे दिया ना साइन थीटा, वो कहता है इसको इंटीग्रेट करो। डी ए का मतलब एरिया है, ए फॉर एरिया, और आर का मतलब रीजन है। वेयर आर इज द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज आउटसाइड द सर्कल एंड इनसाइड द कार्डियोइड। कहानी फिर वही है, सर्कल के बाहर है लेकिन कार्डियोइड के अंदर है। तो हम एक फिगर बनाते हैं कि सर्कल के तो बाहर है लेकिन कार्डियोइड के अंदर है। अच्छा ये ज्यादा आसान है क्वेश्चन पिछले से, क्योंकि इसमें जो एरिया है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अगेन तुम एक इमेजिनरी लाइन लेते हो लाल वाली, वो एंटर किधर होती है, वो एंटर होती है सर्कल पे। सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आर इज इक्वल टू 2, तो तुम्हें लोअर लिमिट मिल गई 2 आ गया। एग्जिट कहाँ होती है, एग्जिट कार्डियोइड पे होती है। तुम्हें कार्डियोइड की इक्वेशन भी पता है, 2 1 प्लस कॉस थीटा। तुम्हें बस आर की लोअर और अपर लिमिट्स आ गई। थीटा बताओ क्या होएगा। थीटा क्लॉकवाइज घुमाए, थीटा घुमाए देते हैं ऐसे। एक्स एक्सिस को क्लॉकवाइज घुमाओ, सबसे आसान तरीका कहने का यही है। π/2 नहीं, 2 लिमिट्स बतानी है ना तुमने, अपर और लोअर। ये बनाए थीटा का सर्कल बीच में ही आ गया था शादी, वो तो है बीच में नहीं आया था नहीं, क्या? पिछले वाला बिल्कुल बीच में आ रहा था, ये वाला चल जाएगा काम। ये वाला इसलिए चल जाएगा कि जैसे ही तुम स्टार्ट करते हो, यहाँ से एक्स एक्सिस स्टार्ट करते हो तो एरिया स्टार्ट हो जाता है ना, हाँ जी, तो वो जीरो तुम्हारा इनिशियल होएगा, इनिशियल जीरो होएगा कि जैसे ही जीरो एंगल से किया स्टार्ट हो गया। अच्छा अब वो लाइन घूमती है घूमती है घूमती है घूमती है, यहाँ पे जाके वो एग्जिट कर जाती है, बाहर निकल जाती है। तो अपर लिमिट होएगी π/2। तो अब सारा तमाशा क्या है, सारा तमाशा ये है कि हमारे पास ये इंटीग्रल था। जब ये बात गौर से सुनना, जब डी ए को खोलोगे तो ये बनेगा आर डी आर डी थीटा। लोग गलती ये करते हैं कि आर नहीं लिखता है भाई। पहले जब हम डी ए को खोलते थे तो वो बनता था डी एक्स डी वाई, लेकिन जब पोलर के अंदर खोलते हो तो ये आर साथ लिखना लाजमी है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात, साइन थीटा आ गया, वो वैसे ही आ गया। अब लिमिट्स लगानी है, तो आर की लिमिट्स हमने निकाली हैं 2 से लेकर, मतलब सर्कल से लेकर कार्डियोइड तक। तो ये सर्कल आ गया 2 और ये कार्डियोइड आ गया। और थीटा की लिमिट्स हमें आसान लगनी चाहिए थी इस दफा, वो 0 और π/2 है, तो वो 0 से लेकर π/2। अब जब ये सारा कुछ कर चुके होते हो, अब इसको सॉल्व करना है यानी पहला काम इसमें जो सीखने वाला असल काम होता है वो लिमिट्स निकालना होता है। और जब तुम लिमिट्स निकाल के ये पूरा इंटीग्रल लिख लेते हो, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। हम सॉल्व किस तरह करना है, थोड़ा सा आइडिया चाहिए। तो जिस तरह पहले करते थे कि सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करो, बाहर वाला भूल जाओ जो लिखा हुआ है, बिल्कुल भूल जाओ कि बाहर कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ इसको सॉल्व करो। तो जब इतने अंदर वाले को इंटीग्रेट करोगे क्या आंसर आएगा बता, पता है? जरा इसको अंदर वाले हिस्से को इंटीग्रेट करने की कोशिश करो, ये जो ये हिस्सा लिखा हुआ है इसको, सॉरी ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसको इंटीग्रेट करो, क्या आता है? साइन थीटा का इंटीग्रेट कोस, नहीं नहीं कोस नहीं, तुम कर किस हिसाब से रहे हो? वो पहले साइन थीटा को काटूं, वेरिएबल है क्या, वेरिएबल डी आर है। डी आर
इसको भूल जाओ यार, ये लिखा हुआ है डी थीटा, भूल जाओ, तो ये डी आर है। अब इसका मतलब है कि तुमने डी आर आर है के तो साथ, फिर आर के आर के साथ हिसाब से, करेंगे। हाँ, तो थीटा जो है वो तो तुम्हारे लिए वो है ना, मतलब कांस्टेंट है। तो अब दोबारा कोशिश करो क्या आएगा। पावर लग जाएगा पावर इसका, रूल लग जाएगा, लगाओ, आर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इंटू और साइन थीटा अपनी जगह पे कायम रहेगा क्योंकि साइन है, वो तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। तो पहली जो इंटीग्रेशन होएगी वो ये होएगी, इट मीन्स के हमने बाहर वाले को तो अभी नहीं छेड़ा, ये इसको तो नहीं छेड़ा हमने, इसको भी नहीं छेड़ा, हमने अंदर वाला सॉल्व किया आर स्क्वायर ओवर 2 साइन थीटा, और उसके ऊपर ये लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। अब इसके बाद थोड़ी सी मजदूरी है कि ये वैल्यूज अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व करना है। इसके बाद बस किताब से पढ़ लेना, समझ आ जाएगी, क्योंकि इसके बाद सिंपल होएगा ना, सिंगल सिंगल इंटीग्रल हो जाएगा। फिर आओ, आओ जी पढ़ो। use a double polar integral to find the area enclosed by the three petrel rows r is equal to बस क्वेश्चन 330। पहली लाइन ही है सिर्फ, वो कहता है कि 3 पेटल्ड रोज जो है ना उसमें एरिया इनक्लोज हुआ हुआ है ना, उसमें एरिया बंद हुआ हुआ है, वो एरिया फाइंड करो। तो हम सबसे पहले ये कहते हैं कि भाई 3 पेटल रोज इस तरह से बनता है, तो हम कहते हैं कि यार हम एक पत्ती का एरिया फाइंड करते हैं, एक पत्ती का, और उसको एंड पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारी अप्रोच होएगी। अब इस एक पत्ती का एरिया, बाय द वे एरिया निकालते किस तरह हो, एरिया सिंपल इस तरह से बस। सर वो उसके अंदर हम एक लाइन खींचते थे हाँ, एरिया के अंदर, इसने लेकिन एरिया के बाहर खींची हुई है लाइन। उससे उससे पहले एक मसला देखो ना, तुमने उससे पहले ये नहीं, तुमने एरिया एनक्लोज नहीं तुमने पढ़ा ना पहले, पहले तो तुम्हें इंटीग्रल दिए हुए थे, तुमने उनको सॉल्व कर लिया। एरिया एनक्लोज का ये फॉर्मूला होता है, सिंपल, डीए ये डबल इंटीग्रल आर और डबल डीए। इंटीग्रल डी है। ये जरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो नई चीज है। तो ये एरिया एनक्लोज का फॉर्मूला होता है। हमारे एग्जाम्पल में वो 3 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा है कि वो 3 पत्तियां हैं ना, तो वो एक पत्ती निकालेगा, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी बात की तरफ चलते हैं। तो लाइन ये जो इसने बनाई हुई है इसको इग्नोर करो, तुम अंदर से लाइन निकाल लो। ये अजीब ही बात है कि क्यों बनाई हुई है, तुम अंदर से निकालो और इस तरह से निकालो। अब मुझे बताओ कि आर की लिमिट्स क्या है। आर की पहली लिमिट 0 होगी, बिल्कुल, और दूसरी दूसरी लिमिट भाई, 5/3 ना 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 तकरीबन ना, वो तो थीटा है भाई। इक्वेशन क्या है कर्व की, कर्व की इक्वेशन है साइन 3 साइन थीटा। थीटा। तो जो लाइन तुम ड्रॉ करोगे वो कर्व में से ही बाहर निकलेगी ना। तो 3 आ जाएगी, नहीं नहीं, पूरा साइन 3 थीटा आएगा, 3 क्यों आएगा, साइन 3 साइन थीटा 3 है। थीटा। हाँ, पूरा वो उस कर्व में से बाहर निकलेगी। तो आर की लिमिट्स आसान है, वो 0 और साइन 3 साइन थीटा। 3 थीटा ठीक यहाँ हो। पे नई चीज सीखने वाली थीटा की लिमिट्स हैं। थीटा की लिमिट जिस तरीके से हम निकाल रहे हैं उस तरीके से कभी निकल आती है, कभी नहीं निकलती। अब हम थीटा की लिमिट्स ऐसे निकाल रहे हैं कि यहाँ से इमेजिन करो कि कितने एंगल पे एंटर हुई, कितने एंगल पे एग्जिट हुई। अब यहाँ पे तो निकालना ये नामुमकिन है, देख के तो नहीं बंदा बता सकता। तो इसका तरीका ये है कि जो इक्वेशन है साइन 3 थीटा, इसको इक्वल टू 0 करो। यानी तुम कहोगे कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। 0 तो साइन, ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 होता है, 0 का साइन 0 होता है और पाई का साइन 0 होता है, ऐसे ही है ना। हाँ जी। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 या पाई बाय हाँ 3। ये छोटी सी बात देखो, समझ आई है मैं क्या कह रहा हूँ। साइन साइन 3 थीटा, 3 की जो वैल्यू होती है, साइन 3 थीटा की जो वैल्यू होती है हाँ, वो वो होती है 0। 0। मुझे ऐसा एंगल चाहिए, मुझे ऐसा एंगल चाहिए जिसका साइन 0 होता है। तो ऐसा एंगल कौन सा होता है, ऐसा एंगल 0 होता है या ऐसा एंगल पाई होता है। पाई होता है। तो फिर ये 3 डिवाइड कर दो दोनों पे, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 3। जरा बात फिर सुनना गौर से। अगर तो तस्वीर ऐसी हो कि हम थीटा देख के बता सकें, जैसे यहाँ पे थीटा 0 है और ये पाई बाय 2 है, बड़े आराम से हम बता सकते हैं, फिर तो हम ऐसे ही करते हैं। लेकिन बहुत जगहों पे हम नहीं बता सकते, यहाँ पे हम नहीं, कोई रास्ता ही नहीं है बताने का कि कैसे करोगे। तो वहां पे इक्वेशन जो भी है उसको इक्वल टू 0 रखो, साइन 3 थीटा को इक्वल टू 0 रखो और वहां से वैल्यूज निकाल लो। तो थीटा की वैल्यू 0 और पाई बाय 3 आ गई। अब जरा एक मिनट ठहरना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि डी ए को कैसे खोलते हैं, उसको खोलते हैं आर आर डी थीटा। डी थीटा से।
यार एक सेकंड होल्ड करना। हेलो वालेकुम। अच्छा, तो डी ए की जगह पे हमने लिखा आर डी थीटा, और अब वो वही कहानी के आर की लिमिट्स क्या थी, वो 0 से 3 साइन 3 थीटा थी, और डी थीटा की लिमिट्स थी 0 से पाई बाय 3। और अब जरा ये इंटीग्रल पढ़ लो, ये जरा पढ़ लो कि इसने सॉल्व कैसे किया हुआ है, जरा बात कर लो थोड़ी सी मेरे साथ, कि समझ आती है कि इसने कैसे सॉल्व किया हुआ है। पहले हमने लिया आर का लिया, ठीक है जी, आर के का पावर लगा दिया, उसके बाद ठीक है, फिर वैल्यू कोशिश कर दी, वो बाहर चला गया, फिर नीचे सर ये साइन थीटा, ये जो है पहले तो 3। आर वाला तो आसान है ना, कि उसने आर को सॉल्व किया पावर रूल से, तो वो आर स्क्वायर ओवर 2 हो गया, ठीक है। हाँ जी, फिर उसने लिमिट्स लगा दी, यानी ये लिमिट्स जो हैं वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करनी है। हाँ जी, वो सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके पास ये आ गया, हाँ जी, ठीक और हो उसके गया। बाद ये सिंपल कैलकुलस 1 की इंटीग्रेशन है, कि मतलब थीटा के हिसाब से उसने उसको इंटीग्रेट करना। एक काफी मुश्किल काम है, और ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ये आते जो बुक में साइन तो स्क्वायर है वो 1 माइनस कोस स्क्वायर, ये याद रख लें, साइन स्क्वायर 3 थीटा डी थीटा 1 माइनस कोस 2 60 थी। ओवर डी थीटा भाई के बराबर होता है। भाई साइन नहीं, साइन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी होती थी ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो 1 माइनस कोस, तुम साइन स्क्वायर थीटा की प्रॉपर्टी याद करो, तुम्हें समझ आ जाएगी। लो भाई, इस एग्जाम्पल में कुछ नहीं नया होएगा, पढ़ के देखना, खुद करना, और बस यहाँ पे रुक जाओ। ये अब कार्टीजियन को पोलर में कन्वर्ट करना है। अगर तुम्हें ये 4 एग्जाम्पल समझ आ जाए ना, अगर तुम ये हाथ से कर लो, तो तुम्हारे लिए आगे चलना बड़ा इजी हो जाएगा, बड़ा तेज तेज आगे चल सकोगे, ठीक है। तो यहाँ से आगे मैं कल चलूंगा, तो प्लीज इनको जरा कोशिश करना करने की। ठीक है सर जी, करना है क्या, लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स लिमिट्स निकालनी है। लिमिट्स निकाल के इंटीग्रल खुद बनाना है, किताब से नहीं देखना, खुद बनाना है, ठीक है। अगर इंटीग्रल तुम्हारा सही बन गया, तो तुम्हारा 90% काम हो गया। लिमिट सर जी डायग्राम बना के साइड पे, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर तुम्हारा इंटीग्रल बन गया ना, तो जैसे तुम्हारा इसने ये फंक्शन दिया हुआ है, हाँ फंक्शन से पहले डायग्राम बना ले, डायग्राम एग्जैक्टली, बनाने के बाद फिर हम एरिया आगे हाईलाइट चलें। करो, एरिया हाईलाइट करो, और फिर उसी तरह से जिस तरह से हम कर रहे हैं, कि वो लाइन निकालो, और एरिया सर जी कैसे हाईलाइट करेंगे, 4 वो कोस बताया होता थीटा, है उसने, वो बताया होता है। इस दफा ये है कि उसने कहा है फाइंड एरिया इनक्लोज्ड। तो और एरिया फर्स्ट इनक्लोज, क्वाड्रेंट का ठीक हो हाँ, गया, ये पता लग गया, हाँ, तो वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो कर लेगा, ठीक है। ठीक हो गया। चलो भाई, यहाँ से आगे इंशाल्लाह कल कल क्लास रखी है ना मैंने, हाँ जी सर, ठीक है। रखेंगे। चलो इंशाल्लाह कल मिलते हैं।